देखो, किसान ने सब्जी बो दिया, जीवामृत डाल के बो दिया, कार्बन भी डाल दिया। जैसा कि मैंने कहा कि मिट्टी को सजने में वक्त लगता है, मिट्टी को सजने में वक्त लगता है। अभी जब मैंने कार्बन बढ़ा दिया और जीवामृत डाल दिया तो नीचे से फीडिंग का सिस्टम कुछ रिच हो गया। यूरिया डीएपी कम डालना पड़ा या नहीं डालना पड़ा, लेकिन अभी मेरी बायोडाइवर्सिटी ठीक नहीं हुई। नीचे की सॉइल के अंदर की बायोडाइवर्सिटी तो मैंने ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन ऊपर का जो एटमॉस्फेयर था वो मैंने ठीक नहीं कर पाया और किसान ने टमाटर लगा दिया, ठीक है ना, मिर्चा लगा दिया, बैंगन लगा दिया, सेव लगा दिया, अंगूर लगा दिया, आपने पपीता लगा दिया, मौसम्मी का पेड़ लगा दिया। अक्सर आपने देखा होगा कि किसान जब वेजिटेबल और फ्रूट्स क्रॉप करता है तो उसको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। क्या कि साहब वो फ्रूट सेटिंग नहीं हो रही। एक समस्या क्या, फ्रूट सेटिंग नहीं हो रही। या क्या कहता है साहब, फल जो है इनिशियल स्टेज पर ड्रॉप कर जाता है। या क्या कहता है कि साहब वो फल सड़ जाता है। या साहब फ्लावरिंग कम हो रही है, फल में शाइनिंग नहीं है, फल में चकत्ता पड़ गया है। तो उसके लिए किसान को क्या बताया जाता है बाजार में? कोई कहता है ह्यूमिक एसिड डालो, जिब्रेलिक एसिड डालो, पल्विक एसिड डालो, ओलिक एसिड डालो, ग्रोथ प्रमोटर डालो। इस प्रकार के कुछ बिकते हैं ना डब्बों में। अब जैसे मैंने पहले की वीडियो में बोला कि जीवामृत डालने के बाद फर्टिलाइजर नहीं लाना है, फंजीसाइड नहीं लाना है, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम फिर आओ चल रही है, तो उनके लिए फिर यहाँ फंस गया किसान कि क्या क्या डाले बेचारा। कोई डबिया 1200 की आ रही है, कोई डबिया 1800 की आ रही है, कोई डबिया 400 की आ रही है। तो बोले ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो। वो तो बेचने में लगा है। अब जिस किसान ने पपीता लगाया 2 एकड़, तो उसको तो एक सपना है ना कि 3 लाख का पपीता बिकेगा। तो 3 लाख का बिकेगा इस लालच में वो 1 लाख रुपए तक का, ये 50,000 रुपए तक का ये डाल देता है, क्योंकि 3 लाख दिख रहा है। और 3 लाख की कैलकुलेशन कैसे है उसकी? वो देख रहा है कि पपीता हमारा मिनिमम से मिनिमम 20 रुपए किलो तो बिक ही जाएगा, और एक पेड़ में हमारा 60 किलो पपीता हो ही जाएगा। हमारे पास 1000 पेड़ हैं तो 600 कुंटल पपीता हो गया, तो 12 लाख का। ऐसी गुणा है। फैक्ट क्या है, ये सब गणित के हिस्से हैं, ये नेचर का हिस्सा नहीं है। नेचर में तो बहुत सारी घटनाएं घटनी है। नंबर 1 कि जरूरी है कि हर पपीते में 60 किलो पपीता लगे, किसी में 25 किलो लगेगा, कुछ मेल निकल जाएंगे, कुछ में रूट राट लग जाएगा तो गिर जाएगा। और फिर फाइनली जब पपीता मंडी में बेचने जाओगे तो पपीते का रेट तो उस दिन 8 रुपए किलो है। तुमने तो सारा कैलकुलेशन 20 रुपए के हिसाब से किया था। चलिए, मैं किसानों से एक चीज कहता हूं कि चूंकि बाजार अनसर्टेन है, बाजार के भरोसे मत रहिए। और बाजार की व्यवस्था कैसी है कि मैं तो अपने झांसी मंडी में कई बार अध्ययन करने जाता हूं। क्या कि जब मैं टमाटर 20 रुपए किलो खरीद रहा होता हूं, भिंडी 30 रुपए लेता हूं, लौकी 40 रुपए लेता हूं, तो मैं क्या देखता हूं वहां जाकर के मंडी में कि लौकी का ट्रक आया है, भिंडी का ट्रक आया है, टमाटर का ट्रक आया है, करेले का ट्रक आया है। तो वो बेचारा 1 क्रेट 2 क्रेट नीचे रखता है, फिर आढ़त का पूरा सिस्टम चलता है लाव लश्कर के साथ। फिर किसका है माल, हमारा है साहब, लगाओ बोली। तो 1 क्रेट में 20 किलो माल है, टमाटर है, करेला है, भिंडी कुछ भी है। तो एक आढ़तिया कहता है क्रेट में 20 किलो माल है, उसने रेट क्या लगाया? 90 रुपया, यानी कि 4.5 रुपया किलो। अब वो अगला कहता एक बोलने वाला 90 91, 92। तो चूंकि उस सब्जी बेचने जो आया बेचारा, उसको ये ना फील हो कि यहाँ बेईमानी होती, तो अगला बोलेगा 110, 110 1, 110 2, अगला बोलेगा 120। अब फाइनल हो चुका,
120 एक, 120 दो, 120 तीन, चलो पर्ची काटो दो इनको। यानी कि उसने करेला या भिंडी क्या हिसाब बेचा, 5 रुपया किलो। अब फिर आप पीछे से जाइए बाजार में, आपको तो मिल रही है 30 रुपया किलो। यानी कि जिस किसान ने उगाया, 4 महीना मेहनत किया, उसको बेचारे को 5-6 रुपया किलो का भाव मिला। और जिन लोगों ने खरीदा, अभी जिसने ये 20,000 की भिंडी या करेला खरीदा है ना, वो ट्रक से माल भी नहीं उतरवाएगा, वो बड़े चबूतरे वालों के पास जाएगा। करेला लेना हो जिसको ले आओ वहां से, 200 रुपया क्रेट में उठा ले आओ, जितना जितना चाहिए। इसने 110 में खरीदा और 1 घंटे में 200 रुपए में, फिर वो चबूतरे वाले हमको 30 देते हैं। यहां पर मैं किसानों से कहता हूं कि आपके फूल अच्छे आए, आपके फल अच्छे बने, आपकी सारी समस्याएं चली जाएं, बाजार से कोई चीज़ ना लाना पड़े, तो उसके लिए एक संजीवनी खाद है। संजीवनी खाद बनाने के लिए ऐसा ही एक ड्रम लेते हैं। 1 एकड़ की सब्जी का किसान है, 1 एकड़ का फल का किसान है, तो ये यूनिट मैं 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ। किसान भाइयों, आप बहुत कंफ्यूज करते हो कि 10 किलो गोबर ले लिया हो। जिसके पास 1 एकड़ का खेत है और 1 एकड़ में टमाटर है, फसल कोई भी हो, 1 एकड़ का यूनिट बता रहा हूँ। 1 एकड़ के लिए वो 200 लीटर का ड्रम लेगा और उस ड्रम में 30 किलो गोबर डालेगा। ये क्या, ताजा गोबर, कितना, 30 किलो ताजा गोबर डालेगा और 30 किलो ये नीम की पत्ती, 30 किलो नीम की पत्तियों को हाथ से ऐसे ऐसे कुचल देगा ताकि इसके सेल टूट जाएं और इसका अर्क बाहर आए। तो 30 किलो गोबर डालना है, 30 किलो नीम की पत्ती डालना है और 3 किलो ये गुड़ डालना है। 1 एकड़ की फसल में 3 बार स्प्रे का बता रहा हूं। 30 किलो ताजा गोबर, 30 किलो नीम की पत्ती, 3 किलो गुड़, कितना हुआ, 63। अब इसमें 70-80 लीटर डाल देना पानी, मतलब जितना सॉलिड मटेरियल था कम से कम उतना, 10-20 लीटर ज़्यादा। और इसको धूप में रखना है, खुली धूप में, खुला ड्रम, खुली धूप। धूप जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ज़्यादा ये जल्दी फर्मेंटेट होगा। मोटा मोटा गर्मियों के समय 6 से 8 दिन में, सर्दियों के समय में 10 से 12 से 15 दिन में ये फर्मेंटेट हो जाएगा। क्या करेंगे, 6 से 8 दिन में। धूप की इंटेंसिटी जितनी अच्छी होगी उतने जल्दी ये फर्मेंटेट होगा। सर्दियों में 12 से 15 दिन लग सकते हैं। तो क्या करना, देखिए आप, मान लीजिए कि ये ड्रम मेरा संजीवनी खाद का है, इसमें मैंने 30 किलो गोबर, 30 किलो नीम की पत्ती, 3 किलो गुड़ और 70-80 लीटर पानी डाला था। 12 दिन बीत गए और ये फर्मेंटेट हो गया। अब इसको हमें अपनी सब्जी में स्प्रे मारना है। तो क्या करेंगे, एक ड्रम में बगल में रखेंगे खाली। 1 एकड़ में हमको 180 से 200 लीटर पानी लगता है स्प्रे मारने में। तो क्या करेंगे, इस ड्रम में हम 160 लीटर पानी डाल देंगे। पहले 200 लीटर का ड्रम बगल में रखा, 160 लीटर पानी इसमें भर दिया। अब इसको डंडे से हिलाएंगे और इसमें से 1/3, चूंकि मैंने बोला 3 स्प्रे के लिए, तो इस ड्रम का लेवल देख लीजिए आप, और 1/3 क्वांटिटी लमसम में, यानी कि जैसे 60 किलो वेट था, 70 किलो पानी था, तो 150 लीटर था ना लगभग, तो 50 लीटर क्वांटिटी निकाल के इससे इस पानी में डाल देंगे। डालने के बाद इसको डंडे से हिला देंगे, 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे। छोड़ इसलिए देंगे क्योंकि ये वाला जो संजीवनी था, अगर इसको आप कपड़े से छानना चाहोगे ना तो आप परेशान हो जाओगे, छान नहीं पाओगे। तो मैंने वहां का 50 लीटर निकाला, इस 160 लीटर पानी में डाला,
तो सॉलिड पार्टिकल कुछ 12 घंटे के बाद लगभग 95% 90% तक नीचे सेटल्ड हो जाएंगे। 2, 4, 6, 10% पार्टिकल इस पानी में सस्पेंस में रहेंगे। अब मैं क्या करूँगा, अपना एक टंकी ली स्प्रे वाली, उसके ऊपर मार्किन का कपड़ा डाला और इससे लिक्विड, तो वो छन गया, क्योंकि इसमें बहुत सॉलिड पार्टिकल नहीं, आराम से छन गया। अब किसान पूछता है साहब इसमें पानी मैंने मिला दिया जितना मिलना चाहिए था, अब पानी नहीं मिलाना। 50 लीटर वो था, यानी 1/3 उसका हिस्सा था, 160 लीटर पानी था। अब छान के आएगा तो 20 किलो तो उसमें सॉलिड मिलेगा आपको, तो 180 लीटर है लगभग, ठीक है ना। अब अगर चिकनी पत्ती की फसल है जिसकी लीफ बहुत शार्प होती है, तो वहां पर क्या करेंगे हम, इसमें एक टंकी में 10 ग्राम ये तो निरमा डालेंगे ताकि वो पत्ती पर स्टिक कर जाए, या एक टंकी में मैं 50 ग्राम ये गुड़ घोलूंगा ताकि वो स्टिक कर जाए। अगर शार्प लीफ है तब प्याज है, लहसुन है, अरबी है। अगर रफ लीफ है तो ये नहीं करना, हम उसको ऐसे स्प्रे कर देंगे। ये स्प्रे अलग अलग सब्जियों में, अलग अलग फलों में अलग अलग, जैसे फल वाली फसल है, फल चाहे जितने प्रकार के हों, फल में क्या करेंगे, जब फल आने वाला होता है, मतलब हमें मालूम है फ्लावरिंग होने वाली है, तो फ्लावरिंग होने वाली उसके पहले ही एक स्प्रे मारेंगे। फलों के केस में बता रहा हूं किसान भाइयों। फिर उसके बाद जब फ्लावर पूरे आ गए और हल्के हल्के से फल बनने लगे, एक स्प्रे तब मारेंगे। ड्यूरेशन हमें नहीं पता, 12 दिन का हो सकता है, 15 दिन का हो सकता है, 20 दिन का हो। मैंने बोला फ्लावरिंग के पहले मारेंगे, फिर जब फ्लावर के बाद फल आने लगेंगे तब मारेंगे, उसके बाद फल जब एक बार और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब मारेंगे। फल वाले में केवल 3 बार मारना है। अब सब्जी वाले केस में जिन पौधों में आप 20-20 स्प्रे करते हो, मान लो आपको बैंगन में 20 स्प्रे मारने हैं पेस्टिसाइड के, तो कम से कम इसको भी 10 बार मारो, आधे बार तो मारो। जिस क्रॉप में 10 स्प्रे मार रहे थे तो इसको 5 बार मारो। 12-12 दिन के, 8-8 दिन के, ये गैप आप निकालना। मुझे नहीं पता कि बैंगन में और लौकी में, तरोई में, कद्दू में, करेला में, प्याज में क्या बात है। भला हम अगर ऐसे बताने लगे ना कि सब में 8-8 दिन पे मारो, तो साइंस अच्छी नहीं है। आपको देखना है कि जिस ड्यूरेशन से अगर आप 20 स्प्रे मारते थे तो वहाँ पर 10 मारने, अब आप टाइमलाइन अपना निकाल लो, 8 दिन के डिफरेंस पर मारोगे कि 10 दिन के डिफरेंस पर मारोगे। जहाँ पर आप 10 स्प्रे मारते थे वहाँ 5 मारने, जहाँ 6 मारते थे वहाँ 3 मारने। क्या होगा इससे? इससे नंबर 1 तो जो एयरबोर्न डिजीज है, हवा जनित बीमारी, अब जैसे मैंने सॉइल बोर्न बीमारी तो जीवामृत से रुक गई, लेकिन आपके पड़ोसी ने जीवामृत नहीं डाला था तो उसमें सॉइल बोर्न बीमारियां आएंगी। फिर वो लीफ में क्या, वो मैच्योर होंगी, फिर उसका कोनेडिया उड़ करके आपके खेत में आएगा, तो ये हवा जनित बीमारी हो गई। तो हवा जनित बीमारी को ये कंट्रोल करेगा। दूसरा, जो लीफ माइनर है, पत्ती को रस चूसने वाला है, पत्ती काटने वाला इंसेक्ट है, वो नहीं आएगा। फूल अच्छे आएंगे, फल अच्छे आएंगे, फल की शाइनिंग अच्छी होगी, और कीपिंग क्वालिटी, जो सब्जी आपकी 2 दिन में खराब हो रही थी वो 6 दिन में नहीं खराब होगी। यानी कि जैसे किसान टमाटर तोड़ के ले गया, अगर जीवामृत का, उसके खेत में जीवामृत का स्प्रे हुआ, 3 बार 4 बार संजीवनी का स्प्रे हुआ, तो अभी तो आज टमाटर रात में तोड़ा, सुबह मंडी हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई तो खराब हो जाएगा। अब आप चिंता, आज की मंडी नहीं हुई तो कल की मंडी कर लेना। कीपिंग क्वालिटी इसकी 3 टाइम ज़्यादा बढ़ जाती है। फल अच्छे आएंगे, फूल अच्छे आएंगे, फल में शाइनिंग रहेगी, कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाएगी, पत्ती का रस चूसने वाला कीड़ा नहीं लगेगा, पत्ती काटने वाला कीड़ा नहीं लगेगा, लीफ माइनर नहीं लगेगा।
अब कई बार किसान कहता है साहब इससे क्या रूट बोरर भी कंट्रोल हो जाएगा? हमने कहा नहीं होगा, शूट बोरर नहीं होगा, फ्रूट फ्लाई नहीं होगी। सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए फिर मैं बार बार कहता हूं जब तक आपके खेत की बायोडाइवर्सिटी नहीं रीच होगी तब तक हर समस्या का समाधान। कुछ इंसेक्ट को ये नहीं मार सकता, ना वो इंसेक्ट इसके टेस्ट वैल्यू से बाहर जा सकता है। कुछ कीड़ों को तो बर्ड्स ही, चिड़ियां ही कंट्रोल कर पाएंगी। इसीलिए मैं बायोडाइवर्सिटी की बात करता हूँ। तो सिंपल सा फार्मूला है, नीम की पत्ती, गोबर और गुड़, 30 किलो 30 किलो 3 किलो, 1 एकड़ क्रॉप में 3 स्प्रे के लिए। अब यहाँ पर एक साइंस और है, किसी किसान ने अभी टमाटर लगाया है और उसका पौधा पूरा, ये जो मैंने एक स्प्रे बताया, जो मैंने कहा इससे 50 लीटर निकाल लो, इससे 160 लीटर, वो कब? जब हमारी क्रॉप ने पूरे खेत को कवर कर लिया है तब। अगर अभी क्रॉप वो हाफ मैच्योर है, यानी उसकी कैनोपी अभी 50% एरिया उसका जमीन का खाली है, तो फिर इसी मात्रा को हाफ कर लेना। ध्यान रखना भाई, जब मैं स्प्रे मार रहा हूं तो पूरे खेत में क्रॉप खड़ी है तो पानी की जरूरत ज्यादा है। और अगर अभी 2 लाइनों में क्रॉप बोई है और बीच की लाइन का 1.5 फुट का एरिया मेरा छूटा हुआ है, तो फिर मैं ऐसे मारते हुए जाऊंगा तो पानी कम लगेगा। वो कैलकुलेशन किसान को करनी है। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि पूरा इससे 1/3 निकालना है। स्टार्टिंग में हो सकता है आधा निकालो, क्रॉप और बड़ी हो जाए तो हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा निकालो, और जिस समय कैनोपी पूरा क्रॉप पूरे खेत को ढक ले तब फिर पूरी मात्रा निकालिए।